नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आ रहा होगा क्योंकि दिन भर की तमाम जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आपको विस्तार से इस शो में बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये हमारा शो पसंद आ रहा है तो सोमवार से शुक्रवार हर शाम रात 8 बजे आप इस शो में मेरे साथ बने रहिए और अपनी राय भी हमें कमेंट करते रहिए। चलिए आज बताते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। आज एयर नाउ शो में सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव को क्या आदेश दिया और ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से नाराजगी क्यों जाहिर की। फिर आज के शो में हम बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की, जहां पीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। फिर आपको ये भी बताएंगे कि पीएम ने अपने बिहार दौरे पर लालू यादव और कांग्रेस को क्या कुछ कहा। आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसके बाद डॉग लवर्स का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के क्या रिएक्शन रहे, आज वो भी बताएंगे आपको एकदम विस्तार से। फिर बात ड्रीम 11 की भी करेंगे, कैसे ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास हो जाने के बाद फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना कारोबार समेटने की तैयारी में जुट गई है। पूरी जानकारी आपको देंगे आगे के शो में। बात झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की भी करेंगे, जहां आज दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर चर्चा हुई और उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठी। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 22 अगस्त को एसआईआर पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों के आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन अधिकारी आज के आदेश की जानकारी राजनीतिक दलों को दे। इसके अलावा बिहार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भारी प्रतिक्रिया आती है तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। हम 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हैं और कहते हैं कि वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों को न सिर्फ इस मामले में शामिल किया बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने का निर्देश भी दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहां मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद भी उनकी ओर से केवल 2 आपत्तियां ही जताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलए होने के बावजूद बहुत कम आपत्तियां दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पालन करते तो आज हालत बहुत बेहतर होते। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड के अलावा दूसरे दस्तावेजों पर जोर दे रहा है। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि लोगों को अपना नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। इन लोगों को सुधार के लिए आवेदन या फॉर्म 6 भरकर दावा करना होगा। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख हटाए गए नामों में 22 लाख मृत पाए गए हैं और 8 लाख डुप्लीकेट हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोग खुद आते हैं और उनके दावों की जांच की जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा और खुद ही दिक्कतें पैदा कर रहा है। भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सिर्फ आधे निर्वाचन क्षेत्रों में ही बीएलए तैनात किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी देने और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। चलिए अब दूसरी खबर में बात कर लेते हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे की। तो आज यानी 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने मगही भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। पीएम ने अपने इस दौरे में करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के बाद कई बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहाँ हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। गरीबों के इलाज के लिए सुविधा और महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, यही काम करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, तब तक मोदी को चैन नहीं आएगा, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। पीएम ने औटा सिमरिया पुल के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पुल से जनता का अभिवादन किया। इस मौके पर नीतीश ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया। इस दौरान छठ के गीत के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती है। जब जब दुश्मन ने हमारे देश पर बुरी नजर डाली, तब तक इसका जवाब बिहार की धरती से दिया गया है। पहलगाम में निर्दोष लोगों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया था। मैं बिहार की धरती से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया था। आज मेरा वो संकल्प पूरा हो गया है। उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा था और इधर से भारत उनके ड्रोन मिसाइल को तिनके की तरह बिखेर रहा था। उनकी एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। भारत ने अपनी रक्षा की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं पाएगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उसे दफन करके ही मानेंगी। पीएम ने लालू यादव पर भी हमला करते हुए कहा कि आप याद कीजिए कि लालटेन राज में क्या हालत थी। लालटेन राज में बिहार लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबा रहता था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन्होंने सूबे से पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। राजद वाले बिहार के लोगों को सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उनके गरीबों के सुख दुख और लोगों के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के एक सीएम ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों के प्रति इनकी नफरत और घृणा कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस की इस हरकत के बाद भी राजद वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती बयान का जवाब दे रही है। राजद कांग्रेस वालों का मकसद रहा जनता के पैसों से खुद की तिजोरी भरना। इनके राज में परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। जितनी परियोजनाएं लटकती थी, उन्हें निजी तौर पर उतना ही फायदा होता था। लेकिन एनडीए सरकार में परियोजनाएं तय समय पर पूरी की जा रही हैं। औटा सिमरिया परियोजना इसका उदाहरण है। मेरा सौभाग्य देखिए कि जिस पुल का शिलान्यास करने के लिए आपने मुझे दिया, उसके उद्घाटन का काम भी आपने मुझे ही सौंपा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉग लवर्स की खुशी की खबर की। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया जिससे डॉग लवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉग कम्युनिटी में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुराने आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा दी है। अदालत ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया था, उन्हें वैक्सीनेट कर वापस छोड़ा जाए। हालांकि आक्रामक और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अब गली मोहल्ले से स्ट्रीट डॉग को हटाया नहीं जाएगा। उन्हें पकड़कर वैक्सीनेशन के बाद वहीं छोड़ना होगा। लेकिन जिन कुत्तों में रेबीज और संक्रमण है या तो जो बहुत आक्रामक है, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। अदालत ने सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी है। इसके बजाय हर वार्ड में स्पेशल फीडिंग एरिया बनाने का निर्देश दिया है, जहां डॉग लवर्स बिना रोक टोक अपने 4 पैर वाले दोस्त को खाना खिला पाएंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ सी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुत्तों के कुछ वीडियो वायरल हो गए हैं, जिसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। एक यूजर ने वीडियो देखकर कमेंट किया कि ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। वहीं एक और यूजर लिखता है कि असली आजादी यही होती है, जब सब हंसे मुस्कुराए नाचे गए। एक यूजर लिखता है कि लंबी लड़ाई के बाद डोगेश भाई को आजादी मिल गई है। वहीं एक और यूजर कहता है कि अच्छा हुआ डोगेश भाई के हक में फैसला आया, नहीं तो डोगेश भाई आज अदालत में हमला बोल देता। कुछ और यूजर्स लिखते हैं कि आज के टाइम में कुत्तों की जीत होना आम बात है। वहीं कुछ लोग लिखते हैं कि कुत्तों का सिस्टम इंसानों से तगड़ा है, झुकेगा नहीं।
ये मजेदार मीम्स इस वक्त ट्विटर और इंस्टा पर भी धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि ये फैसला जानवरों के हक में है और उससे इंसानियत भी बची रहेगी, जबकि परेशान लोग मानते हैं कि सड़क पर डॉग्स का आतंक बढ़ रहा है और इससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है। यानी मामला अभी भी दो तरफा है, एक तरफ खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ डर और गुस्सा भी है। चलिए अगली खबर पर बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी पास हो गया। इसमें ई स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन रियल मनी गेम्स पर रोक लगाई जाएगी। इस बिल के पास होने का असर देश के 3.8 अरब डॉलर की गेमिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल के पास होने के साथ ही फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना कारोबार समेटने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल टाउन हॉल के जरिए अपने रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन को बंद करने की जानकारी दी थी। रियल मनी गेम्स के सालाना रेवेन्यू का 67% हिस्सा अकेले ड्रीम 11 से आता था। सूत्रों के मुताबिक ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ हर्ष जैन ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि कानून बनने के बाद ऑपरेशन को जारी रख पाने का कोई रास्ता नहीं है। ऑन रोल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। अब कंपनी फैन कोड, ड्रीम सेट गो और ड्रीम गेम स्टूडियो जैसे अपने दूसरे वर्टिकल्स का रुख करेगी। ये कंपनी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमूमन इसका 90% से अधिक रेवेन्यू ड्रीम 11 की पेड फैंटेसी कॉन्टेस्ट से आता है। 2008 में हर्ष जैन और भावी शेठ की बनाई गई इस कंपनी ने 28 करोड़ से भी ज्यादा अपने रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ भारत के फैंटेसी स्पोर्ट्स बाजार पर अपना दबदबा कायम रखा। कारोबारी साल 2024 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप के दौरान कंपनी को अकेले इस प्लेटफॉर्म से 9600 करोड़ से अधिक की कमाई हुई। फैन कॉर्ड और डिम सेट को जैसे वर्टिकल का कंट्रीब्यूशन अभी भी कुछ खास नहीं है। इसे पता चलता है कि बैन लगने से ड्रीम स्पोर्ट्स के कोर बिजनेस पर कितना असर होगा। राज्यसभा ने 21 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ऑनलाइन मनी गेम्स पर भी प्रतिबंध लगाने का रास्ता साफ हो चुका है। इस विधेयक को लोकसभा ने 20 अगस्त को मंजूरी दी थी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 विधेयक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक 2/3 ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देगा, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाएगा, जो समाज खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मॉनसून सत्र की। तो झारखंड के आज मॉनसून सत्र के दौरान दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी। दरअसल झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज 22 अगस्त से फिर से शुरू हुआ। सदन में आज पक्ष और विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं, जिनमें जदयू विधायक सरयू राय, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान शामिल हुए। इन सभी ने शिबू सोरेन के विशाल व्यक्तित्व को सराहा और उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। सदन में आज पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने राज्य के लिए दिशोम गुरु के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि दूजे के होठों पर देकर अपनी बात, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। उन्होंने कहा कि ये पंक्ति गुरु जी पर सटीक बैठती हैं। ये कहते हुए उन्होंने दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग रखी। प्रदीप यादव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सराहनीय कामों को याद करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके अलावा विधायक ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि दिशोम गुरु के संघर्ष की गाथा और उनकी जीवनी को राज्य के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो वहीं जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी से विधायक जयराम महतो ने पारसनाथ की ऊंची चोटी में शिबू सोरेन के स्मारक बनाने की बात कही। आपको बता दें कि आज सत्र के शुरुआत में पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिशोम गुरु और शिक्षा मंत्री के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सदन में उपस्थित सभी विधायक चलती मॉनसून सत्र के दौरान दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है? आपके लिए खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण खबरों को शामिल करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और खबरों को इसमें ऐड ऑन करना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी बता सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी खबर और इसमें जोड़नी चाहिए, आपको क्या पसंद है। और हाँ, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ हमारी मजबूती है। हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ें, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते
सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां आपको ब्रेकिंग की खबरें मिलती रहेंगी। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।